उत्कर्ष, बिहार में एनडीए का गठबंधन कब होगा, कांग्रेस का गठबंधन कब होगा और लिस्ट कब जारी होगी? हर किसी के जहन में सवाल यही है बिहार को लेकर। बिल्कुल, देखिए बिहार को लेकर लगातार संशय जो है वो बरकरार हो गया है, क्योंकि दोनों गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग जो है वो अब तक नहीं हो पाया। हालांकि 7 चरणों में बिहार में चुनाव हो रहे हैं। 2019 में भी 7 चरणों में ही बिहार में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार जो पहला फेज है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का, यानी कि जमुई, नवादा ऐसे जिले हैं जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर पहले चरण में चुनाव होना है। लेकिन अब तक जो उम्मीदवार है उनका ऐलान नहीं हो पाया है। लगातार चाचा भतीजे के बीच जो पेच फंसा हुआ था वो अब तक नहीं ठीक हो पाया है, यानी कि एनडीए की बात हो रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर जो पेच फंसा था वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव लगातार कांग्रेस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि 30 सीटों पर जो आरजेडी है वो चुनाव लड़े। महज 7 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर जो पेच फंसा है वो अब तक ठीक नहीं हुआ है। तारीखों का ऐलान हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है और आज के बाद तमाम जगहों पर जो बैनर पोस्टर हैं वो हटाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और वो तमाम जानकारियां दी जाएंगी कि किन जिलों में किस तरीके से सुरक्षा जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि बिहार में कई ऐसे जिले हैं, लोकसभा सीटें जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। बिल्कुल ठीक है। तापस भी हमारे साथ हैं इस वक्त बंगाल से। तापस, बहुत दिलचस्प होने वाला है 7वें चरण का जो चुनाव है बंगाल में, मोदी वर्सेस ममता, सीधी टक्कर। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर और इंडिया अलायंस या फिर अगर आप लेफ्ट या कांग्रेस की बात करें तो वो कहीं दिखते नहीं है इस समय, क्योंकि इन्होंने अभी भी पूरी लिस्ट जारी नहीं की। तृणमूल कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया और बीजेपी भी लगभग 50% उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर कर चुका है। लेकिन जो खास देखने वाली है कि इस बार जिस तरीके से ये चुनाव को प्लान किया 19 अप्रैल जी उत्तर बंगाल से शुरू हो रहा है ये चुनाव। उत्तर बंगाल से धीरे धीरे दक्षिण बंगाल और खासकर कोलकाता और जयनगर, बशीरहाट, बारासात, डायमंड हार्बर, इन इलाकों को जाना जाता है। खासकर डायमंड हार्बर, बशीरहाट और दमदम, जहां पे सबसे ज़्यादा हिंसा देखी जाती है, इन फेजेस को एकदम अंत में रखा गया है। यानी ऊपर से जब नॉर्थ बंगाल से नीचे की तरफ जब चुनाव आएगा तो फोर्स मोबिलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और उत्तर बंगाल में अगर शुरुआती पहले 2 दफ़े में अगर चुनाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं एडवांटेज बीजेपी रहेगा, क्योंकि उत्तर बंगाल में से पिछले चुनाव में एक भी सीट तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिली थी, सारी सीट बीजेपी को मिली थी। तो बीजेपी के लिए भी एक एडवांटेज फैक्टर रहेगा। तब देखना ये होगा कि फोर्स मोबिलाइजेशन किस हद तक होगा। आज थोड़ी देर बाद जिन लोकसभा सीटों का जिक्र तापस कर रहे हैं, जिन पर आखिरी चरण में चुनाव होगा, वो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां पर 30 से 60% तक मुस्लिम वोटर हैं, जो अपने आप में अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ अगले सहयोगी जो हैं वो राजकिरण हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकिरण, यहाँ पर भी बहुत हम देख रहे हैं कि जो अभी कुछ और नाम आने बाकी हैं और उसी को लेकर अभी देखना होगा किस तरह से समीकरणों को साधा जाएगा। हाँ, बीजेपी यहाँ पर अभी तक 17 सीटों में 15 सीटों पर ऐलान कर दिया है, इंक्लूडिंग हैदराबाद, मलकाजगिरी, जो खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी कल से यहाँ पर 4 दिन के यहाँ पर रैली कर रहे हैं। कल यहाँ पर मलकाजगिरी में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक रैली चल रहा था, आज भी एक पब्लिक मीटिंग हुआ था। कल आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं और मंडे के दिन यहाँ पर फिर तेलंगाना में एक पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। पूरी तरह से बीजेपी यहाँ पर दक्षिण भारत में, खास तौर पर तेलंगाना में पूरी तरह से पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी का दावा है कि कम से कम ये 17 सीटों में से 12 सीट जो तेलंगाना में वो लोग हासिल करने वाले हैं किसी भी हालत में, और उसमें हैदराबाद का सीट भी रहेगा। जो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर महिला कंटेस्टेंट जो माधवी लता को कंटेस्ट किया जा रहा है, तो उनका भी दावा है कि हैदराबाद सीट अब के बार किसी भी हालत में ओवैसी को यहाँ पर हरा के दिखाएंगे। ठीक है, सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं यासिर। दक्षिण भारत का चुनाव इस बार ज्यादा दिलचस्प होगा। संजीव सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव पर हर किसी की नजर रहेगी। किस तरीके के समीकरण इस वक्त दक्षिण में नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम दक्षिण भारत की सबसे पहले बात करें तो दक्षिण भारत के जो 5 राज्य है, केरला से लेकर तेलंगाना तक हम पहुंचे, तो इस बार जो है बीजेपी को लग रहा है कि तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर उनको ज़्यादा बढ़त मिल सकती है, ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। लिहाजा फोकस जो है इन 3 राज्यों पर है। हमने देखा कि तमिलनाडु में लगातार जो है प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं, वहाँ पर रैलीज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जयललिता के जाने के बाद AIADMK जो है कमज़ोर हो गई है। ऐसे में
बीजेपी जो है वहाँ पर इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। जिस तरह से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अनामलई काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। रैलीज की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की रैली कल भी जब हमने देखा था तो लोग बहुत आए थे। तो उम्मीद एक है बीजेपी को कि वहाँ पे सीटें मिलेंगी। कर्नाटक की हम बात करेंगे, हमने देखा पिछले चुनाव में जो है 25 सीटें जीती थी बीजेपी। यासिर माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं, मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं। बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं, मुझे पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं कि मोदी को जिताना ही जिताना है। ऐसी स्थिति में हमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगली बार जो हम मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, मैं अपने क्षेत्र का कुछ नया, अभी तो सिग्नेचर ब्रिज बना लिया, मेट्रो ला दिया, मेट्रो से पूरी तरह से जोड़ दिया, अपने यहाँ सेंट्रल स्कूल बन गए, अपने यहाँ शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर से लेके और मुकुंदपुर ये हमारी रोड हाईवे देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी स्तर की हाईवे बना रहा हूँ। लेकिन इसके बाद अगर 5 साल का हमारा जो कार्यक्रम है वो भी बहुत बड़ा होने वाला है। मैनिफेस्टो आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, क्या कुछ रहा? 5 करोड़ रुपए की लागत से कई गलियों का निर्माण और लाइट्स का निर्माण, पार्कों का सुंदरीकरण, ये सब इसमें शामिल है। चूंकि अगले 15-16 दिन में ये सारे काम शुरू होने हैं तो आचार संहिता के पहले उसका शिलान्यास कर दिया ताकि काम कल ही से शुरू हो। सर, मेट्रो और सिग्नेचर ब्रिज का नाम लिया विधानसभा में दिल्ली से। तो मनोज तिवारी अपना पॉलिटिकल रिएक्शन यहाँ पर दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके का काम किया। लेकिन एनके सर, इस बार का जो चुनाव है सर, वो इलेक्टोरल बॉन्ड, ईवीएम, सो कॉल्ड सेफ डेमोक्रेसी के मुद्दे पर, या राम मंदिर, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन और मोदी है तो मुमकिन है कि जो परसेप्शन है उसके मुद्दे पर? देखिए अनुराग, एक बात बहुत साफ है कि इंडिया में इमोशन प्रिवेल करता है और राम मंदिर राम आराध्य देव हैं एक वर्ग के, लिहाजा वो तो रहेगा ही। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स काफी बदलेगा, खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। हर तीसरे दिन जब एक नया आएगा और कनेक्ट होगा कि किस पार्टी को किसने ईडी के छापे के बाद या लोकल पुलिस के छापे के बाद क्या दिया है, क्योंकि अब वो सोमवार को ये भी जारी हो जाएगा जो नंबर है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो इन्फान्यूमेरिक नंबर है। इसके बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू एक बड़ा इशू बनेगा और हर रोज इस पे चर्चा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी और बिजनेस हाउस का नेक्सस दिखाई देगा। तो बिल्कुल सही आपने ध्यान दिया, मैं तब से यही सोच रहा था कि यही मेन मुद्दा होगा आने वाले चुनाव के दिनों में, विपक्ष का ये मेन मुद्दा होगा। और जाहिर है राम मंदिर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार दिखाया जाएगा, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। आपको याद होगा 1989 में जो बीजेपी का रिजोल्यूशन था, वहां से ये राम मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ और आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। लिहाजा अब वो कल्मिनेशन पे है, परिणत पे है, तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा, राम मंदिर मुद्दा रहेगा सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से होगा। ठीक है, बिल्कुल।